साथियों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल आपकी परीक्षा है। कल की पहले हम सोचे आज जो है कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि सर जी बहुत डर ल अरे भैया काहे इतना डर रहे हैं? अरे इतना पढ़े हैं, मेहनत किए हैं तो डरे काहे का? अरे जाइए आराम से परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे के आइए। कहेन हमारे जियरे धक-धक करत बा। तो हम कहे वो तो माधुरी दीक्षित के धक-धक करना चाहिए, आपका थोड़ी करना चाहिए। माधुरी जी दीक्षित का गाना है ना? हाँ, तो वहाँ फिर देखिए, यहाँ काहे डर रहे हैं? परीक्षा में इतना पढ़े हैं, अरे भैया आप जब पढ़े हैं, आपका नहीं हुआ तो किसका होगा ये बताइए तो? लोग डर रहे हैं फालतू में। चलिए, एक लोग का भी हमारे पास फ़ोन आया, कहेन गुरुजी पढ़ाया तो कुल, लेकिन एक चीज़ वही भुला गया। हम कहे का भैया? कहेन वही जौन कबीरवन अहन, कौने-कौने काऊ-काऊ मानत हन उहे बताई त हमके राजू प्रश्न तो हम समझ पावत हई। कहेन वो तब भेजे हमारे पास प्रश्न तो हम कहे ठीक है भैया बता दे रहे हैं आपको। हाँ, और इसके बाद सभी लोग जितने लोग परीक्षा के लिए आज निकल चुके हैं, जो कल सुबह निकलेंगे, भैया प्रेशर एको पैसे का नहीं लेना है। परीक्षा इतना दिन से देता है, का कुल पास ही होइए। सही है ना? जैसे सब ये तो परीक्षा आदमी देता है, अब पक्का है पास हो जाएँगे। अरे भैया इलाहाबाद में इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो पास कैसे नहीं होंगे? इतना दिन से 4-4 घंटा वहाँ रगड़ के हम लोग पढ़े हैं, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन तो कम ही मिला है, ऑफ़लाइन धुआँधार पढ़े हैं। वहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर के देख लिए हैं, एको प्रैक्टिस सेट बचा नहीं जिसका नहीं है, तो कहाँ से आएगा प्रश्न वहाँ? कौ लई हूँ पाकिस्तान से? अरे हम कह रहे हैं आपका इतना परीक्षा में इतने तैयारी आपकी हो गई है, कहें पाकिस्तानो वाले का प्रश्न पूछ ली तो सही के ले जाबे हो, कुल कई लेबे हम कहत हई। लेकिन 150 ना करे बइहो जाने रे, है ना? 150 करबे तो हियाँ कहबे गुरुजी दू ठो हमके घरो देख पड़े प्रश्नवा, तब दिक्कत हुई जाए भैया। 100 तक आप सही हैं, 100 तक क्या जैसे प्रश्न बनेगा अब वहाँ देखना पड़ेगा कि हार्ड पेपर है या आसान है, तो मान लीजिए प्री मिल जाएगा आपको। कोई परि इलाहाबाद या इलाहाबाद से दूर जितने लोग सही से पढ़ रहे हैं, मेहनत करके पढ़े हैं, कहें जब घर वाले के मूर्ख बना तो बियाहे भी नहीं पढ़त हा, तब कहाँ से प्री होए? कहें बियाहे भी नहीं जे पढ़बे कुल बियाहवे भी नहीं पढ़त हा ना, प्रियो भी नहीं थोड़े पढ़त हा। तो यही, इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे आज हम कसम खाए थे कि आज हम पढ़ाएँगे नहीं, ना पढ़ेंगे, लेकिन का करी भई मजबूरी है। कहन एक ठो स्वेटरो ना बनवल ही रहे, हम कहे इहो थोड़ा सबके दिखाई देई, इहो बतिया होइए, एक जने फ़ोनो कई देहि नहीं लगे। कहेन सर जी बता देते तो हम कहे ठीक भैया आवा, एक चीज़ छूट गया रहा बता देतई। तो आराम से सभी लोग जाई जहाँ ट्रेन-फ्रेन में जो बैठे हो झुमुक-झुमुक लाई-फाई चबात वैसे नहीं करा। और मैं परेशान हो जाऊँ जो सोवत-ओवत होई ने जगाए देखे राजू बतलाबे कि क्लासों में तो बहुत बतलात है। और हियाँ के सोवत हा उठा के बैठाई देहो सबके जे सोवत हों, कही चला बतलात चला सोवा-ओवा ना। सोवत हा 2-4 दिन वैसे, चला बिहान पेपर-ओपर दईल है त आराम सोया रतिया में चला वहीं सोई जाए। वैसे तो बहुत लोग बतियाते हैं। इसमें सो रहे हैं सब ट्रेन में हम देख रहे हैं जाते समय, कहीं उठा के बैठाई देहो जे उ सोवत हों सतहो जैसे 6-7 जने सतहो बाटे ना, उठा के बैठाई दो उनका, कह दे उठा, सोवा-ओवा ना। हाँ, तो इसे पढ़ाई के लिए तो भैया आज हम आए नहीं हैं। सिर्फ़ क्या है इधर-उधर कर लिए जाए। इधर-उधर क्या कर लिया जाए? थोड़ा-सा पानी पी लिए भैया तो बताइए। आज पढ़ने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं था लेकिन अब क्या करें मजबूरी है। कहें गुरुजी एक प्रश्न हुआ ये तो मामलों अटक जाए। हम कहे भैया ये तो बतिया सही है। कहें एक प्रश्न अगर ना आए मान ला अटक गए मामला तो होई फिर। बतौबो ना केहन मामला वहाँ से अटक गई इसे बनी भैया आओ देखा जाए। चलिए, कुछ ऐसे कवि हैं आराम से मौज मस्ती से पढ़ाई आज मेहनत एक पैसे के ना दिमाग के लगवाइन के ना जान ला हम सब कुछ ना जान ले बराते का ही रसगुल्ला आवत बा इहे लेत ही आवा। चलिए एक ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन ऐसे कवि हैं जो प्रकृतिवादी हैं। चलिए प्रकृतिवादी की अगर हम बात करें तो पाश्चात्य में सबसे पहले हम किनको जानते हैं जोला को जानते हैं। पाश्चात्य में अगर हम बात करें दिमाग तो लगाना ही नहीं है भैया। पाश्चात्य में अगर हम बात करें तो जोला हैं, ठीक। अब यहाँ जोला के बाद अगर हम प्रगतिवादी में अपने यहाँ देखें भारतीय परंपरा में यदि हम देखें तो यहाँ लिख लीजिए भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा में यदि हम देखें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे। प्रकृतिवादी की अभी हम बात कर रहे हैं कौन हो जाएंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे और इन्हीं के समकक्ष ऋषभ चरण जैन हैं। ऋषभ चरण जैन
दो लोग हो गए और उसके बाद एक लोग और आ जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन हो जाएंगे? चतुरसेन शास्त्री जी, चतुरसेन शास्त्री। ठीक, चतुरसेन शास्त्री हो गए। अब क्या है, हमने अभी आपको पहला ही बताया है, क्या बताया है कि प्रकृतिवादी कौन कौन से लेखक होंगे। तो पाश्चात्य की अगर हम बात करेंगे तो जोला हो जाएंगे, और यही भारतीय परंपरा में यार अपने यहाँ देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? सबसे पहले पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हो जाएंगे, और ऋषभ चरण जैन हो जाएंगे, और चतुरसेन शास्त्री हो जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ से हुआ। ठीक, ऐसे तो मान लीजिए कई लोग हो जाते हैं, लेकिन अभी मुख्य मुख्य रूप से जो आपको जानना है, दिमाग पर जोर नहीं देना है, जो पढ़े हैं वही पढ़ना है। अलग से तो कतई नहीं पढ़ना है भैया, इसे पढ़त रहे भूसा इसका कोनो मतलब ही नहीं रहे हो। 4 दिन से हम बताओ दही पढ़त ही, कुछ पता ही नहीं चलत बा काऊ पढ़त ही ना, सब साथी ही कंडीशन हुई। कहन पढ़े के 10 घंटा पढ़ लिए थे, लेकिन काऊ पढ़ते ही ना समझ में होता है। का करे जीरे दे, हम कहते ही राय दे तनु और मस्ती के लिए पिक्चर उच्चर देख लिया। ठीक ठीक, चलिए प्रकृतिवादी में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको पांडे बेचन शर्मा, ऋषभ चरण जैन और चतुरसेन शास्त्री, 3 लोग ऐसे हैं जो प्रकृतिवादी हैं। अगर पाश्चात्य विद्वान के बारे में बात किया जाएगा तो कब? जोला, हाँ लेखक जोला हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद एक प्रश्न और आ जाता है, एक प्रश्न और है, इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी। अगर मनोविश्लेषणवादी में हम कहते हैं तो 4 लोगों को मुख्य रूप से हम जानते हैं। पहले नंबर पर कौन हो जाएंगे? पहले नंबर पर अज्ञेय हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर जैनेन्द्र जी हो जाएंगे, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे तो इल्याचंद जोशी हो जाएंगे, और उसके बाद 4 नंबर पर हम देखते हैं तो कौन हो जाते हैं? देवराज। ठीक, अब मनोविश्लेषणवादी की हम बात करें आपसे तो कौन हो जाएंगे? अज्ञेय हो जाएंगे, जैनेन्द्र हो जाएंगे, इलेचंद जोशी, और कौन हो जाएंगे? देवराज। ठीक, 4 लोग हमको मिले। मनो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अही याद कई गो का जा, कल जही याद उद करे न हो, यही पढ़ ले तब जाओ का याद कर ले, जही कल सोचे विचार के न पड़े भैया जी हमका फोनवा कहे रहा, वो तो विशेष तौर से के देख लिया। ठीक, अब देखिए अभी हमने इसके पहले क्या बताया? हमने बताया प्रकृतिवादी, उसमें पाश्चात्य की अगर बात करेंगे तो जोला हो जाएंगे, नहीं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन और चतुरसेन शास्त्री। अब हम मनोविश्लेषणवादी में हम देखते हैं तो अज्ञेय हो जाएंगे, जैनेन्द्र हो जाएंगे, इलेचंद जोशी और देवराज, 4 लोग यहाँ मुख्य रूप से हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखते रहिए, फटाफट थोड़ा तेज देखेंगे। अगर हम धीरे बोल रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा के 2x 3x जितना एक्स वही गुलाबन का ही जाए, चाहे 5 मिनट में, चाहे समझे ना पूर्ण जरूर कर लिया। ठीक, अगला तीसरे नंबर पर हम देखें, तीसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक रचनाकार, यह इन्हीं को हम उपन्यासकार, जैसे भी रचनाएं इनकी ऐतिहासिकता में ज्यादा मिलती हैं, तो ऐतिहासिक कौन हो जाएंगे? पहले नंबर पर अगर हम देखें, यहाँ उपन्यासकार भी कह सकते हैं, उपन्यासकार। ठीक, ऐसे मुख्य रूप से उपन्यास इनके मिलते हैं तो वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा जी को यदि हम देखते हैं तो ऐतिहासिक उपन्यासकार अर्थात ऐतिहासिक रचनाकार के रूप में हमको मिलते हैं। इनके बाद ये दूसरे को हम देखते हैं तो कौन हो जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। ऐतिहासिक में होंगे ये कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी और वृंदावन लाल वर्मा। अगर हम चौथे नंबर पर देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री अभी आपको वहां भी मिले थे और यहाँ भी मिले हैं, तो ऐतिहासिकता के आधार पर इन्हें हम कह सकते हैं ऐतिहासिक रचनाएं भी करते थे, चतुरसेन शास्त्री। उसके बाद 5वें नंबर पर हम देखते हैं कौन हो जाएंगे? रांगे राघव। कौन हो जाएंगे? रांगे राघव हो जाएंगे। अगर यही 5वें नंबर की हम बात करें तो अमृतलाल नागर। 5वें नंबर पर अगर हम कहें तो अमृतलाल नागर हो जाएंगे। अगर यही हम 6ठे नंबर पर कहें तो कौन हो जाएंगे? एक आते हैं राहुल सांकृत्यायन।
राहुल सांकृत्यायन। छठे नंबर पर कौन है? राहुल सांकृत्यायन। तो ऐतिहासिकता के आधार पर हम कहें तो वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, रामगी राघव, अमृतलाल नागर और राहुल सांकृत्यायन, ये सब आपके ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है इनमें से कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो यही सब आपको विकल्प में मिलेंगे। वृंदावन लाल वर्मा को तो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। अगर नाटक की हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है सबसे प्रमुख ऐतिहासिक। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, देखते रहिएगा। इसको ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए। भैया जी ट्रेन में सोवत हूँ, उठा के बैठा दे उनका हो, कहीं धुआ देखा क्लास चलती हुआ। हाँ, चलिए ऐतिहासिकता वाला हो गया है। उसके बाद जो लोग सेंटर पे जा रहे हैं अपने आराम से जाइएगा, भोजन वोजन करिएगा, सोइएगा। बहुत अफरा तफरी नहीं करना है, रात में नींद पर्याप्त लेना है। नींद नहीं लेंगे तब दिक्कत है आपको, नींद जरूर लीजिए। उसके बाद अगला आता है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी रचनाकार। अगर हम इनको देखें तो प्रगतिवाद में या अर्थात प्रगतिवादी कौन कौन लोग हो जाएंगे, तो सबसे पहले प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो यशपाल हो जाएंगे, यशपाल जी हो जाएंगे। और हाँ, यशपाल, यशपाल जी, यशपाल के बाद अमृत राय हो जाएंगे। मुख्य मुख्य आपको हम बता रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, अनावश्यक इस समय पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला है मार्कंडेय, मार्कंडेय जी हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर हो जाएंगे अब्दुल, हाँ अब्दुल और बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह। यशपाल, अमृत राय, मार्कंडेय, अब्दुल बिस्मिल्लाह। और इन्हें हम प्रगतिवादी के रूप में अगर देखें तो कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ये भी आपके प्रगतिवादी उपन्यासकार हो जाएंगे। और ये एक आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये क्या हैं? ये आपके प्रगतिवादी रचनाकार हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि प्रगतिवादी को देखें। प्रगतिवादी में यशपाल, अमृत राय, मार्कंडेय, अब्दुल बिस्मिल्लाह, राहुल सांकृत्यायन और रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक, अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ज्यादा पूछा जाता है, आंचलिक उपन्यासकार ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। आंचलिक उपन्यासकार, ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं आंचलिक उपन्यासकार में यदि हम सबसे पहले किसी की बात करते हैं तो शिवपूजन सहाय जी आ जाते हैं। ठीक, 1926 में इनकी रचना है शिवपूजन सहाय। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जल्दी आपको पढ़ना है, जल्दी जल्दी हम भी कर रहे हैं। राइटिंग का कोई विशेष ध्यान नहीं देगा, नहीं तो कहेगा चिरे की टांगे से लपेटे चला जाता है। जैसे हम आपसे बताते हैं क्लास में ना कि हमारी भाषा हिंदुस्तानी में चलती है, तो हिंदुस्तानी में जो जो भाषा है वो आप लोग जानते हैं। ठीक, शिवपूजन सहाय। उसके बाद दूसरे नंबर पर यदि प्रमुख व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो नागार्जुन हो जाते हैं। नागार्जुन के बाद कौन आ जाते हैं? हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी प्रमुख हैं। इनके उपन्यास, इनकी जो है मैला आंचल, वो तो ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मैला आंचल। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, सब अपना भैया नोट वोट कर लीजिए जहां इच्छा हो। देवेंद्र सत्यार्थी। और आ जाते हैं शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी। और उसके बाद रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र हो गए। सातवें नंबर पर यदि हम देखें रामदरस मिश्र के बाद राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। ठीक, राही मासूम रजा। अगर यहीं हम आठवें नंबर पर बात करें तो क्या हो जाएगा? आठवें नंबर पर यदि हम देखें तो सानी हो जाएंगे। सानी की रचनाएं सभी लोग एक बार कमेंट में करके बता दीजिए जो हमारे यहाँ पढ़े हों। मुख्य रचनाएं हैं जिन पे अभी बात हुई थी कि कौन सी रचना इनकी है जिनमें कहीं कहीं सांप्रदायिकता मिलता है और कहीं कहीं
स्त्री उत्पीड़न मिलता है, तो वो गुलशेर खां सानी है। इनका पूरा नाम क्या है? गुलशेर खां सानी। ठीक। अगला है, अगले नंबर पर यदि हम देखें तो कौन हो जाएंगे? विवेकी राय हो जाएंगे। विवेकी राय और हिमांशु जोशी। हाँ, हिमांशु जोशी कौन हो जाएंगे? हिमांशु जोशी हो जाएंगे। अगर यहाँ एक दो लोग शायद छूट रहे हैं तो गौर स्वरूप है, उनको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ आप अगर देखें तो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो आंचलिक उपन्यास को लिखे हैं। तो शिवपूजन सहाय पहले नंबर पर हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेण हो जाएंगे, और उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र और राही मासूम रजा, और उसके बाद सानी, विवेकी राय और हिमांशु जोशी। इतने आपके क्या हैं? ये आपके जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक। ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न और आता है। हाँ, एक प्रश्न और आपसे आ जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को आप मांसलवादी भी कह सकते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल को यदि हम कहें तो मांसलवादी कह सकते हैं, या इन्हें हम मानवतावादी भी कह सकते हैं। तो व्यक्तिवादी अगला हो जाएगा। अगले कौन हो जाएंगे? यहाँ पर नंबर नहीं हम लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे। व्यक्तिवादी। हाँ, ऐसे कुछ हैं जो व्यक्तिवादी हैं। ठीक। ठीक, जल्दी का काम शैतान का काम। व्यक्तिवादी जो जल्दी काम करता है उसके लिए दिक्कत है। अगर व्यक्तिवादी में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे व्यक्तिवादी रचनाकार में। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो व्यक्तिवादी में उपेंद्र नाथ अस्क जी हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अस्क। और तीसरे नंबर पर यदि हम कहें तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी कौन हो जाएंगे? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें, रामेश्वर शुक्ल अंचल मानवतावादी में, इन व्यक्तिवादी में भी जो देखा जाता है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस तरीके से विवादित वाले प्रश्न शायद ही परीक्षा में आए, आयोग की परीक्षा है इसीलिए जो है यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिवादी में लक्ष्मी नारायण लाल भी हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक। ठीक है मित्रों, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको व्यक्तिवादी बताया, प्रकृतिवादी बताया और जो है मनोविश्लेषणवादी बताया। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या अभी पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? हमने आपको सबसे पहले प्रकृतिवादी बताया। प्रकृतिवादी में पाश्चात्य की बात करेंगे तो जोला हो जाएंगे, और यहाँ भारतीय भारतीय परंपरा में भारतीय शास्त्र की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे? ऋषभ चरण जैन हो जाएंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे, और चतुर्सेन शास्त्री जी हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद यदि हमने आपसे कहा कि मनोविश्लेषणवादी कौन कौन हो जाएंगे आचार्य, तो जैनेन्द्र हो जाएंगे, इलाचंद जोशी हो जाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे और देवराज हो जाएंगे। ये मनोविश्लेषणवादी हो जाएंगे। उसके बाद प्रगतिवादी में हमने कहा यशपाल हो जाएंगे, रांगे राघव, अंचल, अमृत राय, मार्कंडे, अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये सब कहाँ हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन प्रगतिवादी उपन्यासकार हो जाएंगे। उसके बाद ही आपसे हम कहें कि आंचलिक में तो बहुत लोग हो जाएंगे, शिवपूजन सहाय हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे, और उसके बाद शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा आदि आदि हो जाएंगे। अब उसमें अगला हमने कहा आपसे व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी तो आप देख ही रहे हैं कि व्यक्तिवादी में कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल और लक्ष्मी नारायण लाल। अगर तेज बोलने में कहीं वर्तनी में इधर उधर हो रहा है तो कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को थोड़ा सा कुछ प्रश्न बता दें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक। अब इसको देख लिए हैं। अभी हमने आपको बताया, भैया जो फोन किए थे हमने उनको बता दिया है कि क्या क्या मामला है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पाश्चात्य विद्वानों का हिंदी साहित्य के विद्वानों पर किसका प्रभाव है, ये एक बार देख लेते हैं, और हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए। तो ठीक है, अगर देखते हैं पहले नंबर पर हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी।
अगर यहाँ किशोरीलाल गोस्वामी की बात करते हैं हम, इन पर किन पाश्चात्य विद्वान का प्रभाव है, तो क्या हम जानते हैं रेनाल्ड। रेनाल्ड का प्रभाव किन पर है, किशोरीलाल गोस्वामी पर है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी को यदि हम देखें तो इन पर किन का प्रभाव है, तो सभी लोग जानते हैं सर आर्थर कानन डायल का, सर आर्थर कानन डायल का प्रभाव है। ठीक, अगर यही तीसरे नंबर पर हम बात करें कौन हो जाते हैं, तीसरे नंबर पर भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की हम बात करें, इन पर किनका प्रभाव है, तो अनातोली का थाया का प्रभाव है। अनातोली की रचना थाया का प्रभाव है। ठीक, और उसके बाद यहाँ चौथे नंबर पर हम देखते हैं कौन हो जाते हैं, अज्ञेय। अज्ञेय जी पर यदि हम कहें तो किसका प्रभाव ज्यादा हमको मिलता है, तो रोमा रोला का प्रभाव मिलता है, रोमा रोला। ठीक, उसके बाद पांचवें नंबर पर हम देखते हैं, हाँ, भगवती चरण वर्मा। अगले हैं भगवती चरण वर्मा। हाँ, भगवती चरण वर्मा जी तो हो गए हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं अगले कौन हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इनका, रोमा फ्लू। रोमा फ्लू का प्रभाव है। तो हम लोग देखें किशोरी दास वाजपेयी पर रेनाल्ड का प्रभाव है, और गोपाल राम गहमरी पर सर आर्थर कानन डायल का है। भगवती चरण वर्मा अनातोली की छाया का प्रभाव है। अज्ञेय पर रोमा रोला का है, और उपेंद्र नाथ अस्क पर किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क पर रोमा फ्लू का प्रभाव है। ठीक, अभी तो हम लोग इतना देख चुके हैं। आइए मित्रों, थोड़ा सा हम लोग व्याकरण में देख लेते हैं, जहां से आपके प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं, गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब हम स्वर की बात करें तो स्वर कितने हो जाएंगे, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। स्वर आपके कितने हैं, स्वर आपके 11 हैं। 11 स्वर को अगर हम बांटते हैं तो दो तीन भागों में बांट सकते हैं। मूल स्वर हो सकता है, या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, और यहाँ पर दूसरे पर हम बात करें तो दीर्घ स्वर, और उसके बाद अगला हम यहां देखते हैं क्या हो जाएगा, अगले में अयोग हुआ। ठीक, अब यहां आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए है। तो मूल स्वर हमारे कितने हो जाते हैं, आ हो जाता है, ई हो जाता है, उ हो जाता है, और री हो जाता है। अब यहीं से इससे दीर्घ स्वर बनता है। तो ठीक है, अब यहाँ आ को हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ई को कहाँ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। ऊ को कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। री को कहाँ से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक, हाँ, आ ई उ री। अब यहाँ पर हम यहाँ देखें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसी का दीर्घ होगा। लेकिन हम अपने यहाँ हिंदी में अगर हम बात करें तो दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, यही ह्रस्व री का ही प्रयोग होता है। ठीक, हाँ, मूल स्वर दीर्घ, और हाँ यहाँ पर आप देखिए मूल स्वर, और यहाँ अयोग व नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आप देखें तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक, संयुक्त स्वर। ठीक, अभी वहां अगर हम स्वर के इसके प्रकार स्वर को करते तो क्या हो जाता, स्वर हो जाता। हाँ, स्वर के प्रकार में अगर हम देखें तो पहला स्वर, और दूसरा व्यंजन हो जाएगा, और तीसरे की बात करें तब क्या होगा, अयोग वाह हो जाएगा यहाँ पर। अब स्वर के हमने क्या कहा है, स्वर के तीन, मूल स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। तो ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और अ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ देख रहे हैं इसका भी कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। यहाँ भी आपका तालु से होगा, और यहाँ ओष्ठ, फिर यहाँ तो मान लीजिए मूर्धा है ही।
मामला यहाँ होता है, मामला यहाँ होता है संयुक्त स्वर में। इसको हम देख चुके हैं, आगे देखते हैं, इसको आप जानते हैं। अब मामला थोड़ा-सा संयुक्त स्वर में अगर आपके उच्चारण की हम बात करें, तो मामला थोड़ा-सा गड़बड़ होता है। गड़बड़ कैसे होता है? यहाँ पर ऐसे ए करेंगे, ऐ करेंगे, ओ और औ, ठीक? अब यहाँ पर हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये कैसे मिलकर बना हुआ है, तो पकड़ में आ जाएगा। आ प्लस ई अगर हम करेंगे तो आपका ए हो जाएगा, और यहीं आ और ए को करेंगे तो ऐ हो जाएगा। आ प्लस ओ को करेंगे तो ओ हो जाएगा, और यहाँ पर आ प्लस ओ करेंगे तो औ हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर हम देखें क्या? हमने देखा यहाँ कंठ तालु हो जाएगा, कंठ तालु, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा आ किससे है? आ कंठ से है और ई तालु से है, तो कंठ तालु हो जाएगा। और ई को करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहीं से बना है तो कंठ तालु हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? आ कंठ से हो जाएगा और ऊ क्या होगा? ओष्ठ से हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ कंठोष्ठ है तो यहाँ भी कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर इतना तो हम देख चुके हैं, लघु स्वर, मूल स्वर आदि। इतने कुछ प्रश्न आपके कभी यहाँ से उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूछे जा सकते हैं, ठीक? इसके बाद आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक और उलझाऊ प्रश्न होता है जो आप उससे भ्रमित हो सकते हैं, ठीक? अब जिह्वा के उच्चारण के आधार पर यदि हम देखें, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार तो यही आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा अग्र, मतलब जीभ के आगे वाले भाग से, और दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होगा? जीभ के मध्य वाले भाग से, और यहाँ पीछे क्या करेंगे? पश्च स्वर, ठीक? अब यहाँ हमको करना क्या है कि अग्र मतलब आगे, अगर हम कहें ई ए तो मतलब आगे हो गया, ई ई और ए ऐ, ये क्या हो गया? ये हमारा अग्र अर्थात जीभ की आगे भाग से, ई ई ए ऐ, इसका मतलब क्या है? ये आगे से हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक? अब मध्य की हम बात करते हैं, तो मध्य में कहते हैं आ, मतलब यही हमको लगता है कि एक ऐसा है जो मध्य से उच्चारण होता है। जिह्वा के आधार पर अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक? अब इसके बाद अगर आपको मध्य और पश्च, अग्र और मध्य याद है तो पश्च की आवश्यकता याद करने की है ही नहीं भैया। अरे ई ए याद है और आ याद है, तो इसके बाद तो क्या करेंगे? पश्च में देख लीजिए। अब जो जो नहीं है वही वही आ हो गया, ई है दोनों नहीं होगा, ऊ हो जाएगा और दीर्घ ऊ हो जाएगा। ए ऐ है, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो तीन की तरह होता है पश्च स्वर होता है, तो उनकी भी बात सही है कि जो तीन की तरह होता है उनको आप पश्च कर सकते हैं। अगर आपको यही याद है कि आगे के ई ए हैं तो ई ई और ए ऐ आगे के हैं, बीच में मध्य है, बाकी जितने बचे हैं सब पश्च में है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक? ठीक है, इसके बाद एक और आता है, यही जिह्वा के आधार पर ये भी है उच्चारण के भेद। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाता है संवृत स्वर हो जाता है, अर्ध संवृत हो जाता है, विवृत हो जाता है और अर्ध विवृत हो जाता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? संवृत हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर क्या होगा? अर्ध संवृत, और यहाँ पर तीसरे पर हम करें विवृत हो जाएगा, और चौथे की बात करें तो अर्ध विवृत हो जाएगा, अर्ध विवृत। अब इनको भी याद करने का एक तरीका है, समृद्ध। समृद्ध मतलब वही होता है जैसे ई ई और उ ऊ, जो हमारे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको तो कतई नहीं भूला होगा, क्योंकि हमने कई सौ बार पढ़ा है, कई सौ बार इसको बताया है। तो समृद्ध स्वर में ई ई उ ऊ, समृद्ध आप चाहे संतृप्त से या जैसे भी, या फिर कोड बने कोड बना के कर लीजिए इसको। अब अर्ध समृद्ध की बात करते हैं।
जैसे हमने कहा अर्ध समृद्ध, आधा कार्य यदि कोई कर रहा हो तो हम उससे कहेंगे कि ए ओ। ए ओ भैया सुनो, थोड़ा सा यहाँ काम छूट गया है तो उसको भी कर दीजिए, तो ए ओ आपका अर्ध समृद्ध हो जाएगा। अब यहाँ विपरीत की हम बात करें तो दीर्घ आ हो जाएगा। अभी मध्य स्वर में हमने देखा था ह्रस्व आ, लेकिन यहाँ विपरीत में देखेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। अब यदि आपको समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत याद है तो अर्थ विपरीत ऐसे ही मिल जाएगा। आइए देखते हैं, ह्रस्व आ यहाँ पर हो जाएगा, ई है, उ है और ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऐ हो जाएगा और यहाँ औ हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं आगत आ भी मिलता है। ठीक, तो यहाँ आपने क्या देखा, समृद्ध में हमने कहा समृद्ध में क्या होगा, आंख बंद करके यही वाला देखिए। तो समृद्ध में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया समृद्ध में ई और उ, अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो ए ओ हो जाएगा, विपरीत की बात करेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा आपको क्या करना है, अर्ध विपरीत में कर देना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इससे भी ज्यादा कठिन आगे है, कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अघोष और सघोष की हम बात करें, अघोष, अब यहाँ एक वेन ड्राइव हमारी तरह बना लीजिए, परीक्षा में से बना लीजिएगा, जो हमारे यहाँ पढ़े हैं वो लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे अघोष और यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ सघोष कहेंगे, या इसी को आप घोष भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर महाप्राण, दोनों एक साथ लेके चलिए तो काम हो जाएगा, महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक, अब अघोष सघोष किसे कहेंगे, जिसे बोलने में हमारी स्वरतंत्रियां थोड़ा सा कम झंकृत हों उन्हें अघोष कहेंगे, और जिन्हें बोलने समय झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। अल्प प्राण वही कहते हैं जहां बोलने में हवा का दबाव कम होता है या हवा का प्रयोग कम होता है तो अल्प प्राण होता है, और जहां हवा का ज्यादा प्रयोग होता है वहां पर महाप्राण होता है। ठीक, अब हमने अपनी क्लास में बताया है कि सिर्फ अघोष को याद करना है, एक, दो और तीनों सा। ठीक, हमने अपनी क्लास में क्या बताया है कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, और पहला दूसरा उसके बाद तीनों सा। तो उसमें हम कहेंगे हा को छोड़कर तीनों सा जो है वो आपके अघोष में हो जाएंगे। तो हमने कहा अघोष, अघोष में अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और तीनों सा हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, ना तो सघोष में याद करना है। कारण क्या है, अब जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा और जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होगा। तो देख लेते हैं, अब इसे बना लीजिएगा अपने परीक्षा में, पेपर तो खाली रहता है पीछे कुछ रफ के लिए। देखिएगा, अब हम देखते हैं, हमको मान लीजिए यही पता है, ये नहीं पता, यहाँ देखते हैं, तीसरा वर्ण हो गया, चौथा वर्ण हो गया और पांचवा वर्ण हो गया। अब भैया तीनों सा यहाँ है तो यहाँ तो कतई नहीं होंगे, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, या होगा, रा होगा, ला होगा और वाह होगा। फिर उसके बाद सा है तो इसका हा को यहाँ कर दीजिए क्योंकि आएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हमने कहा आपसे कि सभी स्वर यहाँ हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुस्वार आपका हो जाएगा और यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। एक सोचने वाली बात, जहाँ हा है वहाँ विसर्ग है, क्योंकि हा का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण लगभग वही एक ही जैसे लगता है, इसलिए जहाँ हा रहेगा वहाँ विसर्ग अपने आप रहेगा। ये दिमाग में सोचने वाली बात है, कॉमन दिमाग है भैया, हा बा तो हुआ विसर्ग हुआ रहे, सीधी सी बात है। अब आप अघोष देखे हैं, अघोष में हमने कहा अघोष याद कर लीजिए, सघोष याद ही नहीं करिए। कहीं अघोष, कहीं अघोष में भैया गुरु जी बताएं पहला, दूसरा, तीनों सा और जितने बचे सब ढकेल दे सघोष में ना। सीधे एक याद करिए, आसान तरीका यही है, एक याद करिए, अघोष को याद करिए, सघोष को जायद भैया जब मिले तो देखा जाए परीक्षाओं में। तो एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको यही याद करना, चलिए सोचिए, अपने दिमाग में आंख बंद करिए, इसे ट्रेन फ्रेन में बैठा हो, इसे सोचा, कहन बताए ना घोष, कहन एक, दो, तीनों सा, मतलब लह गया, मतलब हमका याद हो गया ना। याद हो गया हमको, अघोष कौन सा हो जाएगा, एक, दो, तीनों सा अघोष हो गया। बाकी जितना बचे भैया सघोषों में ठेल नहीं देते, सब यही में ढकेल दे, सब बवाला ही खत्म हो गया ना। ये हो गया। उसके बाद यहाँ
कहन मौज मस्ती से पढ़बे सही रहे, आज तो प्रेशरवा लेने नहीं, आज हम कसम खाए रहे कलम मारकर उठाऊ ना अपनो पढ़ब। लेकिन का बताई भैया एक जने फोन कर देहन, कहन कहन से गुरुजी बता ना मामला गड़बड़ा जाए तो कैसे होए। कहन एक क्वेश्चन से अगर मान ला हम ना हमार ना भतौ, हम कहे यार तब तो बहुत बड़ी गलती हो जाए भैया, एक क्वेश्चन से अगर तोहार ना भा तो समझा हम तो अपनो कभू माफ कर हमके अलावा 10 बीट ढकेल दी तो का भिड़ जाए यहीं में से। अब बड़का डॉक्टर तो गल झोंकौबे केहन कितना कहन 4 घंटा गुरुजी पढ़ाइन कल। चलिए, कभी कभी बड़े डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, कहन बड़का डॉक्टर के लेके गए भैया, कहन 2000 फीस रही, आधा तू ही में आराम हो गया। कहन 10-12 हजार रुपये ठेल के दई आवा और कोनो फर्क ना ही 400 रुपये दे गाँव से पेलवन जैसे हो देखो ये ठंडी के महीने आवत बना कुकुरन के पेल्ला होंगे छोटे छोटे कू 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 ऐसे करत रहे, वैसे 400 रुपये दे में एकदम पूरा 9-13 गुजर जाता है कि अब हम 4-12 हजार रुपये खट से निकाल रहे दहन कहन भैया दे देते हम 12 हजार रुपये फीस दे के रहा तुरंत ही ले ले फीस हो गई 400 रुपये दे मारा एकदम मारथन मार कह देते। तो कहन भैया जैसे कभी कभी झोला वाले डॉक्टर, झोला डॉक्टर जानते हुए भैया सब गांव से रहा, तो झोला वाले डॉक्टर जो होते कौन कौन उनको दवाइया असर कही जाते। अब बड़का डॉक्टर वन कुछ ना गैन बड़का डॉक्टर कहन कहन की पहुंचा तो देखे हाँ हाँ बताऊ तो यह तबले पर्चा रेडी एकदम कहन जा निकला होगी तुहार। अब कहन एकदम कम से कम 20 पेशेंट बुलावत है का सुनही तुहार का हुमार। और ये झोला वाले डॉक्टर कहन डॉक्टर हे प्रियाद बहु प्रियाद हे भैया हो दुनी कहन और कुछ कहन नाही कहन दवाइया लिखी कहन लिख दे कहन हेरे जा 10 रुपये की दवाई ले लिया कहन आयन कहन भैया सही हो गया। तो कहीं कहीं बड़े डॉक्टर भी नहीं काम करते हैं तो वहाँ छोटे डॉक्टर काम कर जाते हैं, इसीलिए छोटे डॉक्टरों के हल्के में ना लेके चाहिए। उनहु को वजन हुआ बा होता है पैरासीटामोल 650 वो देंगे वो हो देंगे। अब कभू कभू असर कर जाए कहीं नजदीक वो पहुंच गया दूरी जात भी गड़बड़ा मामलो है ना। तो ऐसे चलिए, हरस मतलब अघोष में हमने कहा पहला दूसरा तीनों सा, उसके बाद जो बचेगा सब सघोष में ढकेल देगा ना, सभी स्वर हो गया अनुस्वार हो गया विसर्ग हो गया 3 4 5 अगड़म बगड़म जितना बस सब वहीं कही दे ये इतना बचा ही लीजिए बस। कल परीक्षा में एक ठेता भी गिरे में से भैया हरियस ना या हरियस है वर्णमाला है नहीं सिलेबस में लेकिन आएगा जरूर। कहें जड़ियत उबई गिरे जड़िया सुखाजित कम न होए। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए महाप्राण में हम देखते हैं, महाप्राण हमारे हिसाब से दूसरा चौथा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है महाप्राण में दूसरा करना है। और यहाँ पर एक खासियत है, खासियत क्या है कि तीनों चारों ऊष्म हो जाएंगे। तो हमने भैया आपसे बताया है कि हा है तो विसर्ग होगा, तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। हमने आपसे बताया दूसरा चौथा चारों ऊष्म क्या हो जाएंगे महाप्राण हो जाएंगे। कहें जितना बजे ढकेल दे हमें अघोषवा में 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, उसके बाद या लावा हो गया और उसके बाद शाखा सा यहाँ हो गया है, फिर क्या हो गया फिर आपका सभी स्वर हो गया। कहन फिर का बच्चा कहने अनुस्वर वो बच गया रहा अनुस्वार, तो अनुस्वार आपका यहाँ बच गया है। ठीक, ये जो बता रहे हैं कल एक प्रश्न पक्का यहाँ से आएगा, चाहे अग्रस्वर पूछ ले चाहे सम्मिश्र पूछ ले चाहे विवृत पूछ ले और चाहे अघोष पूछ ले चाहे सघोष पूछ ले चाहे अल्पप्राण पूछ ले चाहे महाप्राण पूछ ले, यही सब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए दिगड़म फंस जाएगा और वहीं में ना पता लगा वहीं मुँह बिलवर हुआ तुम पऊ मैंने उल्टा ही गलत हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न आता है कौन से आवृत्तमुखी है और कौन से वृत्तमुखी हैं। भैया वृत्त मतलब का है कहन वृत्त माने गोला, कहन बोला मुहा बन जाए गोल के कहन वृत्तमुखी हो जाए और कहन आवृत्ति कहन जब मुंह जे के न बने उजान लिया आवृत्तमुखी। गाँव में ऐसे होते ढेर जने ना मुंह हमेशा बना रहा था। तो कैसे हैं हमारे से कि आवृत्तमुखी है मतलब गोला वाला नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे वृत्तमुखी। अब इसकी परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, परिभाषा आप पढ़ चुके हैं भैया, काल को नौसिखिया थोड़ा हुआ पढ़े में कहन बरोबर वो झरिए है देखा सब झरिए बर वही पढ़ते ही पढ़त तब वो सिलेक्शन होगा। अब की हो जाए सबकी घबराना जी मेहनत करता है कहन कायदे से मेहनत करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा जान लीजिए। अब आवृत्तमुखी की अगर हम बात करें तो आवृत्त ऐसे एक एक शब्द वो बोले वहीं क्लासों में कहें जो हम गोलाई जाए वहीं गोलम कह दे जो न हो हमें कह दे। अब हम कहें आ नाय बना भैया गोलापन हुई सबको बोल रहा ई इहुम नाय बना। अब कहन ऊ कहन बन गया हो ऊ ऊ,
तो कहाँ करेंगे, यहाँ इसे वृत्त मुखी में कर देंगे, उ उ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ए ऐ नहीं घूमना बना, आ इ ए ऐ। ये जो है आपका क्या हो गया, ये आवृत्तमुखी हो गया, ओ उ और ओ और औ। कहन भैया हमें मुँह बन गया। तो यही इतना जानिए कि जिसमें बोलते समय, जिसको बोलते समय हमारा मुंह गोला आकार का हो, गोला हो जाए, जैसे उ कहना बना नहीं छोड़ के उ ओ औ बना, अब कहना आ ना बना। तो यही दो है। अब जिसको बोलते समय हमारा मुख जो है वो गोलाकार हो जाए उसे वृत्तमुखी कहेंगे, और जिसे नहीं बने तो आवृत्त। आ मतलब भैया निषेधात्मक भाव, वृत्त मतलब मुखी, गोलाकार जहां आ लग गया वहां वो ना हो, दूसरा हो। वृत्त मतलब गोलाकार, आवृत्त मतलब गोलाकार ना हो। बस यही इतना जानिए। इसके बाद एक प्रश्न और आ जाता है। अब भैया ये सब प्रश्नों पता नहीं आएंगे परीक्षा में कि नहीं आएंगे, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। नहीं तो 100% वाली गारंटी हमारे हमारे 2% ना आए, पता नहीं आए कि नहीं आए। अब ये थोड़ी हम आपसे कहेंगे बाकायदे भैया नहीं तो सब फंसे, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार, कभी कभी यही पूछा जाता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम, ठीक। अब यहाँ पर देखें एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, तो जो हम लोग जानते हैं वही करें। पहले क्या हो जाएगा, पहले में अनुस्वार हो जाएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर चंद्र बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा स्वर है उनको हम लेके क्रम के अनुसार चलते हैं। सिर्फ आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाला याद करना है, बाकी क्रम क्या करना है, का हो गया, दीर्घ का हो गया, फिर उसके बाद जैसे मात्राएं चलती हैं वैसे आपको करना है। ठीक ठीक, क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, चंद्र बिंदु, उसके बाद ह्रस्व वाला हो गया, मात्रा दीर्घ हो गया, फिर उसके बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, और उसके बाद यहाँ पर री भी आता है, उसके बाद यहाँ के हो गया, ठीक। हाँ, कै हो गया, और यहाँ को हो गया, और यहाँ क हो गया, ठीक। अब यहाँ पर कौन कौन सा हुआ, को क हो गया, के कै को कौ, ठीक, इतना हो गया। ये आपके क्या है, इन क्रम के अनुसार आपको यही इतना याद रखना है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु याद करना है, बाकी का ये सब आपका हो गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से जरूर आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आभ्यंतर प्रश्न के आधार पर पूछते हैं तो दो हो जाएगा, एक आभ्यंतर हो जाएगा और दूसरा बाह्य हो जाएगा। तो आभ्यंतर में 5 प्रकार हो जाते हैं, और आभ्यंतर में 5 और बाह्य में 11 हो जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु सिर्फ 2 ही को मानते हैं, सघोष और अघोष को। बाकी आप समझदार हैं, इसके पहले सब पढ़ चुके हैं निपटा उपटा के। अब आगे कुछ पढ़ने लायक नहीं है, आराम से जाइए और परीक्षा दीजिए, घबराना वबराना नहीं है। कहना जीरा धक धक करने लगा, वो काम माधुरी दीक्षित कहेगा, आपका काम है धक धक करने लगा। चलिए ठीक है, बस आप लोग जाइए अच्छे से परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे के आइए, फिर मुलाकात होगी। ये एमआरएस भी लगा है, उसको देने के बाद कहन भैया एक बाराती साइन है, दूसरे की नहीं हो तो पहुंच के बराती यही में, तो वही हाल है। 14 को इमारत है, उसको भी देना है भैया। 6 को शुरू हो गई चाय वही, अब पिए चाहिए तो चाय वो हम लोग पिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें। आप लोग जो दूर है झमझम झमझम जाते रहे, परीक्षा उरीक्षा दे के आए। कहीं जगह कानपुर सेंटर बाव जो निकल गए ना, अपन सब मजा लेता ट्रेन में बैठ बैठ, क्यों सोता है क्यों जागा था, वहीं अपन अफरा तफरी कहीं जाता है। और कितना जाए तैसे यहाँ वहीं परा हर रूम में निकलता ही नहीं आई, यहाँ 4 दिन से हम गए पढ़ा, पढ़े का पढ़ते ना। ठीक है मित्रों, आप जाइए आराम से। सबसे पहली बात यह है कि मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन यह है कि आपको मतलब रोल नंबर बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से भरना है। रोल नंबर ही सही हो, बाकी कुछ गलत मान लीजिए हो ना तो सही है, लेकिन रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है आपको। रोल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहें रोल नंबर में दिक्कत होगी तब मामला गड़बड़। जल्दबाजी काम शैतान काम, इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और उसके बाद आराम से परीक्षा दिए, खुश दिल होके खाइए पिए सोइए, और सुबह परीक्षा दीजिए। अच्छा 3 बजे से परीक्षा है ना, हाँ दूसरे टाइम परीक्षा दीजिए। और वहीं सेंटर ऑफ जाएगी पढ़े लगा जाना, या हरी क्वेश्चन वो हरी भाग जाए, वो गड़बड़ हो जाए मामला।
इसलिए जो पढ़ा बहुत पढ़े याद गया राजू तुझे तो इससे ज्यादा क्यों हमको लगा धरती पे कतौन क्यों पढ़े हुए पाकिस्तान वाले सब जनबा इन कहीं का हुआ है जौन जौन ढंगला दे 4 4 घंटा जौन रहते याद गया ना अब वो जन निकार कह दी बोकला नेर उठे अगर जेके पीरी ना आए भैया का हम अपनों कहा दही नन के डिराज जिन जैसा प्रिय हो जाए राजू वैसा थोड़ा हुआ है कहाँ से पूछे आयोग परीक्षा है और दो ही परीक्षा कराओ भैया मेंसो करवाओ ना कहे ना असली परीक्षा तो मेंसो में आवे तो हेलुगु आ है तो हेलुगु हिलाए अपन खाए पी गावत जाओ परेशान न होए रचो टेंशन एक पैसे का नहीं लेना है आराम से करिए और सब जेके धुकुर धुआं करत होए दे अपन दवा फवा ले ले जाए ना हुआ हार्ट वोट बीट बढ़ जाए पता लग बीपी यही बढ़ी भैया 240 पहुंच गया है और आप परीक्षा में बेहोश हो गए उन व्यवस्था व्यवस्था जी भैया हार्ट वोट वाले थोड़ा समस्या हो ले लिया दवाई वाई पेपरवा जहां मिले तहां से बुद्धि खुल ही जाता अपने आप ही तो ठीक है मित्रों बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार अगली क्लास में फिर मिलते हैं